नदीम भाई, 106 दिनों में जिस बात पर बात नहीं हुई वो ये बात है कि मुसलमानों के ऊपर नरसंहार हो रहा है, अत्याचार नहीं हो रहा। 57 मुस्लिम देश शांति प्रिय देश बनकर खामोशी से तमाशा देख रहे हैं। दूसरी ओर हम देखते हैं ईसाई धर्म की तरफ, वहाँ भी नरसंहार हो रहा है, लेकिन तमाम ईसाई देश ईसाइयों के साथ खड़े हैं, इजराइल के खिलाफ खड़े हैं। तो ये कैसा मतभेद है कि मुसलमान के साथ खड़ा नहीं है? तो ये वही दोगलई है, या साफ कहें कि अमेरिका का प्रभाव इतना है कि कोई अपने गले में मुसलमान नाम सुनकर ही खुद मुसलमान उससे दूरी बना रहा है। खुशबू, अगर इस बात की बात की जाए, ये साफ तौर पर सवाल यही है कि गाजा के साथ ईसाई देश खुल करके खड़े हैं, पर मुस्लिम देश जो हैं वो बगले झांक रहे हैं कि अबे ये गया वो गया, नहीं गया। चलो देखते हैं कि वो ईरान क्या कर रहा है। ईरान ने स्टेटमेंट दे दिया है, अभी यार हम भी स्टेटमेंट दे देते हैं। चलो कुछ नहीं समझ में आता, निंदा कर देते हैं। अब दूसरे देश ने निंदा की है, तो टर्की की अगर बात की जाए, रजब तैयब एर्दोगन की, तो यार अब इन लोगों ने तो निंदा कर दी। मैं क्या करता हूं, मैं सीधा इजराइल को धमकी दे देता हूं। तो एर्दोगन सीधे धमकी देने पर उतर आ जाते हैं कि हम ये कर देंगे, अग्रेशन दिखा दिए और कैमरे के आगे चीख चिल्ला दिया कि भाई हम ये कर देंगे। पर कोई ऐसा कदम जो है नहीं उठा पाया जो साउथ अफ्रीका ने उठाया, क्योंकि जो काम खासतौर पर करना चाहिए था मुस्लिम देशों को, अब इसको भी आप साइड रख दीजिए कि मुस्लिम देशों ने आखिरकार क्यों जो है इंटरनेशनल कोर्ट में लेकर के इस मामले को नहीं गए। अब जंग के उस दौरान की बात की जाए, सीज फायर की, क्योंकि हमने सीज फायर का वो दौर देखा। सीज फायर के दौरान जो चीजें लोगों के सामने आई, उसमें यह साफ तौर पर देखने को मिला कि तमाम जितने भी मुस्लिम देश हैं, कोई भी एक कड़ा स्टेप, मतलब ठोस कदम गाजा के लिए नहीं उठा पाया कि भाई आपकी हिम्मत कैसे हुई कि वहां पर पानी बंद कर दिया, दवाई बंद कर दिया। आपको उंगली यूं करके दिखाने की बात थी कि आपने बंद कैसे की। पर यहां क्या हुआ कि यार प्लीज पानी खोल दीजिए, यार वहां पर लोग मर जाएंगे, यार जलालत हो रही है हमारी, यार ये हो रहा है वो हो रहा है। अब जब कुछ बचा नहीं है गाजा में, क्योंकि मैं ये मान रहा हूं कि गाजा पूरा तबाह बर्बाद हो चुका है, पर गाजा तबाह बर्बाद होने के बावजूद भी अपनी आजादी की लड़ाई लड़ रहा है। इस बात को कोई एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है। और आप आज नहीं तो कल देखेंगे, क्योंकि मैंने जंग के दौरान ये कहा था, आपने भी कई बार ये सवाल पूछा कि क्या लगता है कि फिलिस्तीन आजाद होगा या नहीं होगा, क्योंकि अब जिस तरीके से मोर्चे खुल रहे हैं, जिस तरीके से शिद्दत झड़पें हो रही हैं, फिलिस्तीन को आजाद होने से कोई अब रोक नहीं पाएगा। और ये बस इजराइल को एक्सेप्ट करना है कि वो ये जंग हार चुका है, क्योंकि हमने ये चीजें देखी कि गाजा के लिए जब आपको ठोस कदम उठाना था, तब आप बगले झांकते हुए नजर आए। गाजा में नरसंहार हो रहा है, चाहे आप बात करें कतर की, आप बात करें सऊदी अरब की, आप बात करें इजिप्ट की, क्योंकि ये वो देश हैं जो सिर्फ और सिर्फ कठपुतली बन करके खड़े हुए हैं। अगर एक कठपुतली वाला खेल हम सब ने देखा है कि गुड्डा एक गुड़िया वाला होता है, उसकी उंगलियों पर होता है कि कैसे किसको कब नचाना है, तो वो जो कठपुतली का हंटर जिसके हाथ में है वो है अमेरिका। और अमेरिका के कहने के बाद जो है कोई कड़ा कदम उठाया गया, क्योंकि अभी ब्लिंकन का दौरा जो है वो सुपर फ्लॉप रहा है मिडल ईस्ट में, क्योंकि वो गए यमन के खिलाफ मनाने के लिए। और दूसरी जो चीजें प्रस्ताव रखी गई कि भाई जो नुकसान हुआ है वो नुकसान गाजा के अंदर है, अब जो भरपाई होगी वो कैसे होगी, क्योंकि जो धरोहरें थी, क्योंकि 1500 साल 2000 साल की ऐसी ऐसी मस्जिदों को इजराइल ने शहीद किया है, और वो धरोहरें जो इतिहास मुसलमानों का मिटा दिया गया, वो इतिहास हर एक जनरेशन को याद करने की जरूरत है, जिनके जहन में ताजा होगा। पर अफसोस इस बात का है कि वो अब उस धरोहर को देख नहीं पाएंगे,
क्योंकि गाजा के अंदर जो घरों का नुकसान हुआ, जो स्कूल कॉलेज अस्पतालों का नुकसान किया, उसके बनाने के लिए तमाम मुस्लिम देश, कतर ने भी हामी भर दी कि हाँ हम आगे आ रहे हैं, हम सारी चीज़ें बनवाएंगे। टर्की ने भी हामी भर दी कि हाँ हम सारी चीज़ें भरवाएंगे। सऊदी अरब ने भी सारी चीज़ें भर दी कि हाँ हम आगे आएंगे। ये एक तरह से जले पर नमक छिड़कने जैसा है कि आप आगे तो आ रहे हैं, क्योंकि इसके बाद जो है चीज़ें रोज़मर्रा की ज़िंदगी फिर से तो शुरू होंगी। वहाँ पर रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए जो साधन सुविधाएं जुटने के लिए चीज़ें चाहिए वो ये देश करने के लिए तैयार हैं। पर सबने एक सुर में एक साथ कहा ब्लिंकन को कि आप पहले इजराइल को बोलिए कि वो वहां बमबारी रोके, तब जाकर के हम कोई कदम उठाएंगे। जो चीजें लगातार चल रही हैं, और ये सबसे बड़ा फेलियर था कि एक दूसरा यमन के खिलाफ इन देशों को मनाने की, पर कोई भी देश जो है खुलकर के सामने नहीं आया। बहरीन जो है खुलकर के सामने है, वो तमाम चीजें लोगों के सामने। और बहरीन ही वो देश है जिसने जंग की शुरुआत में जब 7 अक्टूबर को हमला हुआ तो उसने गाजा के लोगों को आतंकवादी बताया। यूएई ने भी सुर में सुर मिलाया, जो कि गद्दारी की जो चीजें हैं गाजा के लोगों के साथ ये समय समय पर देते रहते हैं। पर सबसे बड़ी अफसोस की बात है कि एक ईसाई देश खुलकर के सामने आ सकता था। मुस्लिम देशों ने अब शब्द नहीं बचते कि उन्हें क्या ही कहा जाए। खुशबू, अगर हुतियों की खतरनाक प्लानिंग की बात की जाए तो कभी सपने में भी अमेरिका इजराइल ने नहीं सोचा होगा कि एक तकरीबन 1750 किलोमीटर बैठा एक दूर देश वो उसकी नींव को हिला सकता है। उसके एक जो गुंबद है, मतलब एक बड़ा सा आपने स्टैच्यू तैयार कर दिया है, उस स्टैच्यू की जो जड़ है उस पर सीधा हमला कर सकता है। इसका अंदाजा नहीं था अमेरिका और उसको, क्योंकि जब जंग के दौरान मैं ही था जिसने सबसे पहले ये बताया था कि यमनी सेना जो है जंग में कूदी। तमाम तरीके की कंट्रोवर्सीज हुई, कई लोगों को हमारे खिलाफ में वीडियो बनाने पड़े, तमाम चीजें सामने आई, पर उस पर बात ना की जाए। फिर बाद में वही लोग बताने लगे कि 2 दिन बाद यमन जंग में कूदा। और फिर ये चीजें समझ में आने लगी कि जब मैं बोलने लगा कि भाई यमन ने इजराइल के शहर पर बमबारी की है, तो कुछ बुद्धिजीवी हमारे, मैं उन लोगों को मुसंगी अपने वीडियो में करार दे रहा हूं, वो खुद बोलने लगे कि नदीम भाई यार क्या फेकम फेक लगा रखी है आपने, कितनी दूर है यमन और कितनी दूर है इजराइल, आप बताइए कि कैसे वार कर दिया उस पर, एक भी हमले से फायदा हो रहा हो तो आप बताइए कि क्या फायदा हो रहा है। क्योंकि वो ड्रोन छोड़ते हैं तो वो जाकर के गिरता है सीरिया के अंदर, ये ड्रोन छोड़ते हैं यमन से अगर मिसाइलें जाती हैं तो वो जॉर्डन में जाकर के गिरती है, ये अगर मिसाइल दोबारा मारे तो वो मिस्र में जाकर के गिरती है। उस वीडियो को दिखा दिया, बोले लोग तो कह रहे थे कि भाई यमनी सेना जंग में कूदी है। यमन के हमले से कोई खास फर्क इजराइल के ऊपर नहीं हो रहा है, और ये स्ट्रेटेजी को यमन ने बखूबी समझा और यमन ने अपनी जो खतरनाक प्लानिंग थी वो चेंज कर दी, और उसने सीधे तौर पर लाल सागर में इजरायली जहाज को कब्जे में ले लिया और ये ऐलान कर दिया कि लाल सागर से जहां हमारा तंबू और बंबू है, हम वहीं गाजा के लिए अपना झंडा गाड़ देंगे और इजरायली जहाजों को निशाना बनाएंगे। अब इजरायली जहाजों का जो गैलेक्सी था, सबसे बड़ी शिपिंग कंपनी, और शिपिंग कंपनी में सबसे बड़े बिजनेसमैन का वो जहाज, उसको कब्जे में ले लिया। तब जाकर के जो है ये नींव हिली और तब समझ में आया कि यमन को वो नहीं करना चाहिए, यमन गलत कर रहा है, यमन को समझाइए कि ये ना करे। और फिर भी जो है इजराइल के जहाज को निशाना बनाने के बाद इजराइल ने अपना गुरूर नहीं छोड़ा, गाजा के अंदर नरसंहार नहीं छोड़ा। तो फिर यमन ने ऐलान किया कि भाई हम जो है अब इजराइल की तरफ जाने वाले हर जहाज को निशाना बनाएंगे, चाहे वो दुनिया में कहीं का भी जहाज हो। उसने नॉर्वे के जहाज को, स्पेन के जहाज को और जर्मनी के जहाज को, इन तमाम देशों के जहाज को, कई ऐसे मतलब 30 से ज्यादा ऐसे जहाज हैं जो दूसरे देशों के थे, इजराइल के संपर्क में थे, इजराइल की तरफ जा रहे थे, उनको उड़ाने का काम किया। और जब उन जहाजों पर हमला हुआ है तो अमेरिका की भी बिलबिलाहट सामने आई कि भाई ये तो मतलब कभी सपने में हमें गुमान भी नहीं था कि यमन इस स्ट्रेटेजी के साथ हम पर वार करेगा। अब यमन को डराने के लिए क्या किया साहब कि
अमेरिका ने अपना युद्धपोत जो है वो तैनात कर दिया कि इजराइल की तरफ अगर कोई हमला जाएगा तो हम उसे हवा में मार गिराएंगे, और अगर यमन वार करेगा तो सऊदी अरब जो है वो बीच में से आकर के उसे इंटरप्ट कर देगा, क्योंकि कई तस्वीरें जंग के दौरान सामने आई। यमन ने अपनी जो स्ट्रेटेजी थी पूरी चेंज की, जहाजों को निशाना बनाना शुरू किया। जहाजों के साथ साथ जब यमन पीछे हटने को तैयार नहीं हुआ तो अमेरिका, ब्रिटेन, पहले यह सामने आया कि 20 देशों का झुंड सामने आएगा। अब यमन के खिलाफ जाने के लिए मतलब सीधे तौर पर अंसारुल्लाह से पंगा लेना। अब अंसारुल्लाह वो ग्रुप जो 10 साल तक सऊदी अरब से जंग लड़ा, यूएई के साथ जंग लड़ा, और जंग के नतीजे सबको पता है कि कैसे यमन ने मुकाबला किया है। और ये वो देश हैं जिनके पास खुद अमेरिकी हथियार थे, और वही अमेरिकी हथियार जो हैं अब दोबारा से यमन के ऊपर इस्तेमाल हो रहे हैं, क्योंकि सऊदी अरब और यूएई के साथ जो मिलकर के जंग हुई, क्या नतीजे हैं उसमें सुपर फ्लॉप जो है पहले भी अमेरिका हुआ, क्योंकि तब सामने से अमेरिका नहीं आ सकता था, क्योंकि भाई आप लोगों की, क्योंकि ये पॉलिसी रही है अमेरिका की, मुस्लिम देशों को आपस में लड़ाओ, एक देश को अपने हथियार बेचो, दूसरे देश अगर कंट्रोल में आ गया तो उससे जी भर के तेल लूटो। यहां पर यह पॉलिसी को धक्का लगा और यमन ने सबसे बड़ा रोड़ा डाल दिया, और जब यमन ने यह रोड़ा डाल दिया तो अमेरिका हताश परेशान के क्या किया जाए। फिर यमन ने सर्जिकल स्ट्राइक की, यमन ने सर्जिकल स्ट्राइक की, और उससे पहले 10 जो हूती थे उन लोगों को शहीद किया, उनके जो सेना के लड़ाके थे उन्हें शहीद कर दिया। फिर उसके बाद एयर स्ट्राइक हुई, एयर स्ट्राइक में तकरीबन 60 से ज्यादा ठिकानों को निशाना बनाया। ये अमेरिका, ब्रिटेन ने कहा कि डराने के लिए कि शायद अब रुक जाए यमन। यमन ने दोबारा पलटवार कर दिया और कह दिया कि हम पीछे हटने वाले बिल्कुल नहीं हैं, हम गाजा के समर्थन में तमाम कदम उठा रहे थे, और आपका यह हमला साफ तौर पर अब दुनिया के सामने है कि आप गाजा के इस नरसंहार में खुद आपके हाथ सने हुए हैं। और ये जो क्लैश बढ़ेगा यमन से, ये जंग के दायरे बढ़ाएगा, और जब ये जंग के दायरे बढ़ेंगे तो यकीनन अमेरिका और इजराइल के लिए बड़ी मुसीबत जो है सामने आएंगी, क्योंकि अब इन्होंने मुखिया बनाकर के ब्रिटेन को आगे कर दिया यमन के खिलाफ। अब अभी एक रिपोर्ट मैंने देखी जहां इंटरनेशनल मीडिया साफ तौर पर कह रहा है कि जो लेजर बम है उसका इस्तेमाल ब्रिटेन जो है हूतियों के ऊपर करने जा रहा है, पर लेजर बम जो इस्तेमाल होंगे उससे जो नुकसान हूतियों को होगा और उसके बाद जो पलटवार होगा, क्योंकि आप किसी के ऊपर वार करेंगे, आप अपनी ताकत दिखाएंगे, दूसरा वाला तो है नहीं कि भाई आओ मेरे गाल पे चाटा मार दो, मैं तो खामोश बैठूंगा, यार तुमने मुझे मार दिया। अब इजराइल की तरह मैं रोने तो लगूंगा नहीं कि भाई मुझे मार दिया, मुझे समर्थन दो, मुझे मार दिया, मुझे मार दिया। यमन ने साफ तौर पर कह दिया कि आप हम पर वार करेंगे, हम इतना दुगनी तरीके से आपके ऊपर वार करेंगे। और ये हूतियों की या कहें अंसारुल्लाह की या यमनी सेना की जो खतरनाक स्ट्रेटेजी थी, जो जाल उसने बनाया कि अमेरिका का ध्यान इजराइल से हटाकर के इस जगह लाल सागर में लाया जाए, वो उसमें बखूबी कामयाब रहा है, और उस ट्रैप में अमेरिका पूरी तरीके से फंसा है। और बीच में ये ईरान पाकिस्तान का क्लैश कराने की कोशिश की, ईरान ने शांत हो गए कि ये एक ट्रैप है, इसमें हमें फंसना नहीं, पाकिस्तान को जितना बौखलाना है बौखलाने दीजिए, क्योंकि वो तो एक टूल किट की तरह काम ही कर रहा है इस जंग के दौरान।